Hi, I welcome you again on the channel Exam Elan। और ये वीडियो सेकंड वाली वीडियो होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था। नाउ इस क्लास में जो कुछ चीज़ें बाकी बची हुई हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, वी आर गोइंग टू कवर दैट। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हुआ था और क्या क्या चीज़ें हम एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं या कवर करते हैं। लेट्स लुक इनटू दैट, अ क्विक रिकैप। सो टेंस हमने स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो ता है, ती है के अलावा और बहुत कुछ होता है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है, अगर आपको टेंस समझना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीधा सीधा मतलब यही है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी रेगुलर एक्शन हैबिट्स। फ्रीक्वेंसी रेगुलर एक्शन हैबिट जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, कवर किया है कि जब भी आप किसी को ये कहना चाह रहे हो कि मेरी आदत है, ये मेरा रूटीन है या फिर एक्शन होता रहता है, उस चीज़ को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। सेकंड, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीज़ें जो कभी बदलती नहीं है, जो हमेशा सच होती हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड अ लॉट मैनी, वाटर बॉयल्स एट 100। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी हो गए हैं, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में इंक्लूड की जाती हैं। देन फैक्ट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती हैं, जो आज तो सच हैं, जो आज के टाइम पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो चीज़ें सही ना हों। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल हमने लिया था कि नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो फैक्ट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। लेकिन यही 5 साल पहले या 10 साल पहले हम देखें तो डेफिनेटली उस टाइम पे फैक्ट नहीं था, और अगर हम आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद देखेंगे तो डेफिनेटली ये फैक्ट नहीं रहने वाला है। तो फैक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। देन यू हैव इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। कहावत और मुहावरे होते हैं। कहावत और मुहावरे का सीधा सीधा मतलब है ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो कहावतें टाइम से चलती आ रही हैं, जो पास्ट में भी कही जाती थी, प्रेजेंट में भी कही जाती हैं और वो फ्यूचर में भी ऐसे ही कही जाने वाली हैं। ऐसी जितनी भी कहावत और मुहावरे होते हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। सो देयर आर लॉट ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स जो टाइम के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होंगी। सो हम उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इंक्लूड करते हैं। नाउ What else did we cover? हमने कवर किया कि इनके अलावा something that is true in present, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में ट्रू है, जो प्रेजेंट में सच है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड किया जाता है। प्रेजेंट में ट्रू है मतलब सोचो क्या, प्रेजेंट में ट्रू होने का मतलब है ऐसे फैक्ट्स जो हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड हो, या फिर वो हो सकता है किसी प्लेस से रिलेटेड हो, या वो हो सकता है किसी इवेंट से रिलेटेड हो। मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे सच हमें पता है, वो फ्यूचर में भी ऐसी रहेंगी, हमें नहीं पता है। लाइक कोई भी कहे कि सचिन, अगर हम कहें तो आज सचिन रिटायर हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, और आज के टाइम पे अगर कोई कहता है कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर, विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो वो आज के टाइम पे बिल्कुल सच है। लेकिन क्या आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद कोई ये कहने वाला है कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर? तो डेफिनेटली उस टाइम तक कोई ना कोई और आने वाला है। हमेशा आते रहे हैं, सचिन हुए या फिर सहवाग हुए या विराट कोहली हुए, तो टाइम टू टाइम प्लेयर आते रहते हैं। वो कुछ टाइम तक चीज़ों को ट्रू या फिर इन अ मीनिंग हम कह सकते हैं वो चीज़ें उस टाइम पे सच होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बदल जाती हैं। फिर अगर हम देखें फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर। फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर का मतलब है ऐसे जितने भी एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स हैं, मतलब आपको पता है कि ये डेफिनेटली होने वाला है। जैसे नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स हैं, वो होने वाले हैं। तो अब ओलंपिक गेम्स का ऐसा तो है नहीं कि मूड हो गया तो चलो ठीक है ओलंपिक गेम्स को कैंसिल कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं, जो परमानेंट होती हैं फ्यूचर में,
उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब शो करते हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि दीज थिंग्स आर अनअवॉइडेबल, अब उनको अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि वो परमानेंट हो चुकी हैं या फिर वो फिक्स हो चुकी हैं और वो ऑफिशियली फिक्स हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि और क्या चीज़ें बची हुई हैं जो हमें सीखनी है। सो लाइक वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हैबिट्स को, रेगुलर एक्शंस को, फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कवर किए थे, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, तो उन्हीं पे बेस कुछ एक क्वेश्चंस हैं, कुछ एक सेंटेंसेस हैं और इनमें हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है। सो वर्ड्स सच एज, कौन कौन से वर्ड? वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज का मतलब हमेशा, कि हमेशा ऐसा होता है तो दोबारा से फ्रीक्वेंसी हुई या एक्शन का रिपीट होना हुआ। नेवर कभी नहीं। सेल्डम मतलब बहुत कम, ना के बराबर। समटाइम्स लो फ्रीक्वेंसी होता है, कभी कभार। ऑफन मतलब ज़्यादातर, डेली रोज़ होता है। ऐसे ही रेगुलरली भी होगा, यूजुअली भी डेली के हिसाब से ही काम करता है, जनरली भी वही मीनिंग कन्वे करता है। फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। सो ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी एक्शन के रिपीट होने को रेफर करते हैं और एक्शन का रिपीट होना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पहले इन दोनों सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। पहले इन दोनों को समझो, बाद के सेंटेंस मतलब बाकी के सेंटेंस बाद में देखना। आई डू नॉट गो आउट वेरी ऑफन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑफन। ऑफन है दोबारा से, ऑफन का मतलब आमतौर पर, ज़्यादातर, और ये कह रहा है आई डू नॉट गो आउट वेरी ऑफन। डू नॉट लिखा हुआ है, हालांकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और उसमें कौन सी मेन वर्ब आती है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में कवर किया था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और किस फॉर्म के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मेन वर्ब होती है। तो अगर अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, तो पहले जो फर्स्ट वीडियो है बेसिक और उसका जो सेकंड पार्ट है उन दोनों को देखो। उन दोनों को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मेन वर्ब होती हैं, वो कौन सा टेंस बनाती हैं और उनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जानी चाहिए। तो डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है और गो डेफिनेटली एक मेन वर्ब है। सो आई डू नॉट गो आउट वेरी ऑफन, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हैबिट कह रहा है कि मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाता है। ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, लेकिन कह रहा है डू नॉट गो आउट, मतलब वो ज़्यादातर अंदर ही रहता है या घर पे ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता है। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो डेफिनेटली इस आई की हैबिट है। और अब तो वैसे भी ज़्यादातर लोगों की हैबिट यही है, सिर्फ आई की नहीं। वी ऑलरेडी नो वाई, कि क्यों ज़्यादातर लोग घर पे ही रहते हैं। अब हालांकि खुल गए लॉकडाउन, लेकिन फिर भी लास्ट 3 मंथ से 4 महीने से तो ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा है। घर पे रह रहे हैं सारे लोग, सारे के सारे लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ भी घर पे ही रह रहे हैं और वो घर पे रह रहे हैं तो फिर कलेश और क्या। तो जो जनरली होता था कि ठीक है सुबह ऑफिस निकल गए, शाम को वापस आ रहे हैं, तो एक साथ कम टाइम स्पेंड करते थे तो लड़ने झगड़ने के लिए बातें भी कम होती थी। अब क्योंकि टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो टॉपिक भी ज़्यादा मिल जाते हैं बहस करने के लिए या जिद करने के लिए, तो कुत्ता बिल्ली की तरह बनती है उनकी, किसी की भी, मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर इसे पहले वाली क्लास में कवर किया है और उस टाइम पे हमने समझा था कि जो सेंटेंस होते हैं वो प्राइमरीली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है और फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है। 2 टाइप और होते हैं जिसमें WH फैमिली वर्ड इंक्लूड किए जाते हैं एंड जिसमें WH फैमिली वर्ड के साथ इंटेरोगेशन होती है। सो डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। आई गेस हर किसी को ये ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया है कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव नहीं होगा या इंटेरोगेटिव नहीं होगा, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं की जाएगी।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है और फिर इस हैव जो लिखा है ये सेंटेंस की मेन वर्ब है। रिमेंबर ये हैव सेंटेंस की मेन वर्ब है और ये सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सो डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो ये इंटेरोगेशन कर रहा है और ये हैबिट के बारे में ही पूछ रहा है। क्या हैबिट है ब्रेकफास्ट करने की? हर सुबह कोई कहे कि ब्रेकफास्ट सुबह ही होता है, ब्रेकफास्ट सुबह ही होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या हर सुबह? ब्रेकफास्ट तो सुबह होता है, लेकिन क्या हर कोई हर सुबह ब्रेकफास्ट करता है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं होंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन कि डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट अगेन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ मैरी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको इसके साथ रिलेट करके देखो। अगर आप इसका टेंस पहचानने की कोशिश करो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इज और यहाँ पे लिखा है हैविंग, तो हमने यहाँ पे लिखा है इज एम के साथ V1 प्लस ING, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर इज एम के साथ V1 प्लस ING लिखा जाता है, अगर इज एम के साथ V1 प्लस ING लिखा जाए तो इज का मतलब तो हो गया प्रेजेंट और इस ING का मतलब हो गया है कॉन्टिन्यूअस, विच वी ऑलरेडी कवर्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि ING का मतलब ही कॉन्टिन्यूअस होता है और इज एम प्रेजेंट बनाता है। सो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये लिखा गया है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है और ये जो सेंटेंस लिखा गया है, सॉरी ये जो है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है और ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप ये बताने की कोशिश करो या ये सोचने की कोशिश करो कि एक्चुअल में इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर का डिफरेंस है डेफिनेटली कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग लिखी गई हैं, लेकिन मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करो। सोचो, मैरी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होती है इस हैव वर्ब को लेके, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हैव वर्ब जो है ये कैसे काम करती है। एक बार इसी हैव वर्ब को समझना कि ये कैसे काम करती है। ये जो हैव वर्ब होती है ये जो हैव वर्ब है इसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग मीनिंग के लिए। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है? पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, अधिकार। किसी चीज़ पे आप अपना राइट शो करते हो कि ये मेरा है, दिस पेन इज़ माइन। कोई कह रहा है कि ये गाड़ी मेरी है, दिस कार इज़ माइन। या फिर कोई कहे कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो ये हैव वर्ब यूज़ की जाती है पहला मीनिंग पोजेशन शो करने के लिए। रिमेंबर ये एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन ये आपकी पोजेशन शो कर रहा है कि आपके पास क्या है और या फिर किसी के पास भी क्या है। सो हैव एक मीनिंग हुआ पोजेशन शो करने के लिए जो, और इसका जो दूसरा मीनिंग होता है हैव को, वो ईट के मीनिंग में यूज़ किया जाता है। जब ये पोजेशन होता है तो ये एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन, ये नॉन एक्शन वर्ब है अगर ये पोजेशन हो तो। लेकिन जब ये ईट होता है, खाना जब इसका मतलब होता है, तो ये एक एक्शन वर्ड होता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ता है कि मैंने जनरली लोगों को बोलते हुए सुना है क्या, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो और कहता है आई एम हैविंग डाउट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस स्पीकिंग में यूज़ किए जाते हैं और वो कहता है ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स। अभी जो स्ट्रक्चर ही इज़ हैविंग है ये कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है और ये बिल्कुल गलत है। अब आपको ये सोचना है कि ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हैव वर्ब है क्या वो एक एक्शन वर्ड के तरीके से यूज़ की गई है या फिर वो पोजेशन शो कर रही है, स्वामित्व या अधिकार शो कर रही है, ये पता करो।
हैव का मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, ये कह तो नहीं रहा है कि ही अपने बहुत सारे दोस्तों को खा रहा है, दोस्त तो नहीं खाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये नॉन एक्शन वर्ड है, नॉन एक्शन वर्ब है, जिसका मतलब है पोजेशन। और अगर इसका मतलब पोजेशन है तो अब जब भी ये पोजेशन शो की जाएगी इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं की जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन वर्ड लिखे जाते हैं। स्टेट जो होती है या पोजेशन जो होती है, किसी चीज़ का स्वामित्व जो होता है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, वो लगातार नहीं हो सकता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अब ये जो यहाँ पे हैविंग लिखा हुआ है, क्या इस हैविंग का मतलब पोजेशन है या इस हैविंग का मतलब एक एक्शन है? तो क्लियरली दिख ही रहा है क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट पोजेशन तो है नहीं डेफिनेटली। तो यहाँ पे इस हैविंग का मतलब है ईटिंग या टेकिंग। सो मैरी इज हैविंग ब्रेकफास्ट डेफिनेटली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे हैव एक एक्शन वर्ड है और आप उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी गलती के। लेकिन यही हैव अगर एक्शन ना रहा होता तो इसको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर पाते हम, फिर हमें इसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में या पास्ट के इंडेफिनिट में ही यूज करना पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे ये पोजेशन को शो करता या तो पोजेशन प्रेजेंट की या फिर पोजेशन पास्ट की। समझ आ रहा है? हैव दो तरीके से यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी वर्ब है जिनके दो या तीन या चार मीनिंग भी होते हैं, तो उनको मीनिंग के हिसाब से जब सेंटेंस में यूज किया जाता है उसी हिसाब से वो सही या गलत होते हैं। सो ही हैज मैनी फ्रेंड्स, दैट्स अ पोजेशन। ये हैज मेन वर्ब है और ये डेफिनेटली प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ पे मैरी इज हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो जिस टाइम पे ये सेंटेंस कहा गया या लिखा गया या बोला गया उस टाइम पे मैरी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। सो मैरी इज हैविंग ब्रेकफास्ट विच मीन्स वो ये सिर्फ तभी कहा जा सकता है जिस टाइम पे मैरी ब्रेकफास्ट कर रही है। जबकि डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि ये तभी कहा जाएगा जब वो ब्रेकफास्ट कर रही हो, नहीं। डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग कभी भी कहा जा सकता है, ये आप आज भी पूछ सकते हो, और आज भी पूछोगे तब भी इसका मतलब यही होने वाला है कि क्या आज आपने ब्रेकफास्ट किया, क्या आपने कल ब्रेकफास्ट किया था, क्या आप कल ब्रेकफास्ट करने वाले हो। मतलब ये एक रूटीन को या हैबिट को रेफर करेगी जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टाइम को रेफर कर सकती है। सो ये दोनों में डिफरेंस है। इस हैव के अलावा ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं, लेकिन उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं, ऐसे कौन कौन से एक्शन हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हो, और अगर यूज करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग वो नहीं निकलेगा, वो नहीं बनेगा जो आप कन्वे करना चाहते हो। सो उस एम्बिग्युइटी को क्लियर करने के लिए आपको ये डिफरेंट मीनिंग याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। वैसे तो ये सिंपल ही है, लेकिन यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि हैव का हैविंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इन दोनों में डिफरेंस आई गेस सबको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में क्या हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्रिस्टीन वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। क्रिस्टीन लिखा हुआ है, फिर इस सेंटेंस को पढ़ो, स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन, या फिर इस सेंटेंस को छोड़ते हैं। वैसे स्टीवन स्ट्रेंज से याद आया कुछ, मार्वल्स यूनिवर्स तो देखते ही होंगे। जो लोग नहीं देखते, मार्वल यूनिवर्स मूवी है हॉलीवुड की जहाँ बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं और जिसमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन भी इंक्लूड हो चुका है, और थॉर, थैनोस, सुपर विलन एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी अच्छी मूवी है। मैं जनरली हॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी देखता हूँ और उनमें से मार्वल यूनिवर्स एक सीरीज़ है जिसकी सारी मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं। तो उसी मूवी में, उसी सीरीज़ में एक कैरेक्टर है स्टीवन स्ट्रेंज। स्टीवन स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जाना जाता है। मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंटेंस समझने की कोशिश करना कि स्टीवन स्ट्रेंज जो है वो क्या है, और ये जो क्रिस्टीन है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, शी इज़ कोवर्कर कह सकते हैं, कोवर्कर ही कहना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड तो नहीं है उसकी, ऐसा कुछ क्लियरली दिखाया नहीं गया कि शी गर्लफ्रेंड है, कोवर्कर ही है। तो क्रिस्टीन और स्टीवन स्ट्रेंज। सो लिखा है क्रिस्टीन वर्क्स एट अ हॉस्पिटल।
उस कैरेक्टर में वो एक डॉक्टर होती है और यहाँ पे लिखा है क्रिस्टीन वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। वर्क्स लिखा है, एस या ई एस वाली फॉर्म है, और हमें पता है कि एस या ई एस वाली फॉर्म हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही बनाती है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अर्लियर। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, तो हमने क्रिस्टीन के बारे में एक फैक्ट मेंशन किया है कि क्रिस्टीन एक्चुअल में क्या करती है। सो दिस इज अ फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो सकते हैं। आई एम अ टीचर, ही इज अ क्रिकेटर, शी इज अ डॉक्टर, क्रिस्टीन इज अ डॉक्टर, क्योंकि शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल। तो हमने यहाँ पे इस पर्सन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में एक फैक्ट मेंशन किया है कि वो एक्चुअल में क्या है या फिर वो कहाँ काम करती है, और उस चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। हालांकि आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हो। क्रिस्टीन वर्कड एट अ हॉस्पिटल का मतलब होगा कि उसने काम किया, लेकिन अब वो काम वहाँ पे नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज पे आते हैं। स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखना है। पहला कि दोनों का टाइम और टेंस क्या है, दूसरा इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, किस सिचुएशन में हम कहेंगे ये और किस सिचुएशन में हम कहेंगे ये। डॉक्टर स्ट्रेंज या स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन, ये उसके बारे में एक फैक्ट मेंशन है। फैक्ट मेंशन कर रखा है स्टीवन स्ट्रेंज के बारे में कि वो कहाँ पे रहता है। इट इज़ अ फैक्ट। अब ये फैक्ट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, एंड आई एम लिविंग इन लंदन। यहाँ आप आई की जगह स्टीवन स्ट्रेंज भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आई एम लिविंग इन लंदन एंड स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन, इन दोनों के मीनिंग में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों का मीनिंग एक ही है? क्योंकि आई भी लंदन में है और स्टीवन स्ट्रेंज भी लंदन में है, तो फिर दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मीनिंग का क्या डिफरेंस है? क्या ये गलत है? आई एम लिविंग इन लंदन, नहीं गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। मीनिंग में कितना डिफरेंस है वो आप समझो। स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन, इसका मतलब है ये परमानेंट है। दिस इज परमानेंट, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कम टाइम के लिए रह रहा है या उसका रहना वहाँ पे टेम्पररी है। स्टीवन स्ट्रेंज लिव्स इन लंदन इज परमानेंट, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस वही है और वो वहीं पे रहता है। सो दिस इज फिक्स, ये फिक्स है कि वो वहीं पे रहता है। लेकिन आई एम लिविंग इन लंदन, कहीं ना कहीं स्पीकर या राइटर ये कहना चाह रहा है कि वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है लंदन का, और इसका जो स्टेइंग है लंदन में वो टेम्पररी है, फॉर सम टाइम है। वो सम टाइम हो सकता है कुछ महीने हो या कुछ साल हो, लेकिन जैसे आप कहो, अब अपने लिए अगर आप कहो कि आप ओरिजिनली कहाँ से हो, बहुत ऐसा होता है बहुत बार कि अब तो खैर ऑफलाइन मार्केट काफ़ी टाइम लगेगी खुलने में, लेकिन क्या होता है कि बहुत अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट आते हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर, यहाँ वहाँ हर जगह कोचिंग लेते हैं। तो अब वो रहते तो कहीं और हैं, ओरिजिनली कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से, कोई कहीं से है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए जब तक वो तैयारी करते हैं वो यहाँ दिल्ली में आके अपना पीजी वगैरह लेते हैं और यहाँ तैयारी करते हैं। तो जब उनको ये कहना हो कि वो परमानेंट रेजिडेंट कहाँ के हैं, वो परमानेंटली कहाँ रहते हैं, तो उनका आंसर होगा कि ही लिव्स इन पटना, यूपी, बिहार, जो भी आपको कहना है वो होने वाला है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग 6 महीने या 1 साल के लिए जब तक वो कोचिंग की तैयारी, मतलब कोचिंग ले रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब वो दिल्ली के लिए ये तो नहीं कह सकते कि वो परमानेंटली यही रह रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दैट्स नॉट दैट, वो ये तो कहना ही नहीं चाह रहे कि वो परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ के। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो यही सेम डिफरेंस है इन दोनों में। आई एम लिविंग इन लंदन इज टेम्पररी, ये टेम्पररी है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। कहीं ना कहीं हम ये इंप्लाई करने वाले हैं कि चेंज होने वाला है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग इट इज ट्रू, लेकिन परमानेंट ये नहीं है और ये चेंज होने वाला है। मीनिंग समझ में आया है? अगर आप कहो आई लिव इन दिल्ली, मैं अपने लिए कहूँ आई लिव इन दिल्ली, सो फॉर मी इट इज़ परमानेंट, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं दिल्ली से ही हूँ। लेकिन अगर मैं घूमने गया हूँ कुछ दिन के लिए कहीं पे, फॉर वट एवर रीजन्स घूमने गया हूँ, या फिर
कुछ दिन के लिए किसी दूसरी स्टेट में जाता हूँ रहने के लिए, तो उस टाइम पे कोई कहे कि कहाँ रहते हो, तो मैं कहूँगा कि आई एम लिविंग इन गोवा या मनाली, अच्छी जगह जाएंगे। तो दैट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। Hans is coming from Tokyo. Hans is coming from Tokyo. Again, स्ट्रक्चर देखना, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब लिखी है और एक प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट और ये रहा कॉन्टिन्यूस। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि Hans is coming from Tokyo का मीनिंग क्या है और हांस कौन है? अगर आपको हांस, अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है तो ये वर्ड, ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। हांस इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ है जिसमें वो मर जाता है। तो कह रहा है कि हांस इज़ कमिंग फ्रॉम टोक्यो। तो इज़ कमिंग फ्रॉम टोक्यो का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस टाइम पे ये सेंटेंस कहा गया है उस टाइम पे हांस इज ऑन हिज वे टू, जहाँ भी वो आ रहा है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे वो जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो यहाँ आ रहा है, जहाँ पे भी स्पीकर है उसके पास आ रहा है। तो जिस टाइम पे सेंटेंस कहा गया है उस टाइम पे हांस इज ऑन द वे टू द स्पीकर, वो उसके पास आने वाला है और कहाँ आ रहा है? टोक्यो से यहाँ पे आ रहा है। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि ही comes from Tokyo, he comes from Tokyo, तो he comes from Tokyo प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो आ रहा है, नहीं, he comes from Tokyo का मतलब है he is from Tokyo, that's what it means। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो कहाँ का रेजिडेंट है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। so he comes from Tokyo means he is from Tokyo। नेक्स्ट, हालांकि ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिटेल में कवर किया था, फिर से समझ लेते हैं। लिखा है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। हमने क्या कवर किया था, हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि अगर आपको फ्यूचर का कोई एक्शन ये कहना है कि वो फिक्स है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में आप उसके लिए, उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। एग्जामिनेशन जो होते हैं, चाहे वो किसी की भी एग्जामिनेशन हो, यही माना जाता है कि एग्जामिनेशन जो हैं वो फिक्स हैं, वो डेफिनेट हैं, वो ऑफिशियली फिक्स हैं। तो जब भी आपको ये कहना हो, व्हेन एवर यू वांट टू कन्वे कि फ्यूचर में किसी एक्शन की डेट फिक्स है, अनअवॉइडेबल है, उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आया नहीं है अब तक, और उस नेक्स्ट वीक के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। पढ़ा नेक्स्ट सेंटेंस। दे रिटर्न फ्रॉम लंडन नेक्स्ट मंथ। जैसे कहा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है कब? नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा क्योंकि वो फिक्स है। ऐसे ही दे रिटर्न फ्रॉम लंडन नेक्स्ट मंथ। स्पीकर ये बताना चाह रहा है कि ये जो दे हैं वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं लेकिन नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। लेकिन मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है? मीनिंग ये कन्वे करना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि ऑफिस ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, शायद उनकी टिकट बुक हो चुकी हैं और ये पक्का है कि ऐसा होने वाला है। अब आप चाहो तो यहाँ पे फ्यूचर लिख सकते हो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ पे विल शैल लिख के इसको फ्यूचर बना सकते हो, लेकिन हमें समझना ही ये है कि फ्यूचर के फिक्स एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो। सो द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, ऑफिशियल है, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही द रिटर्न फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ मीन्स कि वो डेफिनेटली आ रहे हैं एंड इट इज़ फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर आप ये लिखना चाहो दे विल रिटर्न, सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा
कि अब जो आपका मीनिंग है वो सेम नहीं रह गया है, अब मीनिंग चेंज हो गया है। दे विल रिटर्न फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ का मतलब होगा कि ये फ्यूचर का एक्शन है जो प्रोबेबल है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली विल शैल जब हम यूज़ करते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम मे से कंपेयर करें तो अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को रेफर करते हैं। जैसे कोई आपसे कहे आई विल हेल्प यू एंड आई मे हेल्प यू, तो आई विल हेल्प यू एंड आई मे हेल्प यू में डिफरेंस इतना है कि एक जगह आप कहना चाह रहे हो कि जो आपकी हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी है वो हाई है कि आप कितनी मदद करोगे, मदद करने के चांसेस कितने हैं। और अगर आपने कहा आई मे हेल्प यू, तो अब जो मदद करने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं क्योंकि मे की प्रोबेबिलिटी विल के कंपैरिजन में कम होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम मॉडल में सीखने वाले हैं कि विल और मे में क्या डिफरेंस है, मे और माइट में क्या डिफरेंस है, वुड में क्या डिफरेंस है या कुड में क्या डिफरेंस है। तो दे विल रिटर्न फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ का मतलब होगा कि वो नेक्स्ट मंथ आएंगे, लेकिन स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि वो ना भी आए। 100% ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है, समझ पाए हो? तो एक हमने डिफरेंस समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है एक ही वर्ब के साथ। फिर हमने समझा कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर में डिफरेंस निकालना चाहो तो डिफरेंस निकाल सकते हो, गलत कोई भी नहीं है, सही दोनों ही हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं एक ही सेंटेंस को लिखने के। इट्स जस्ट दैट द मीनिंग चेंजेस एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न, ताकि एग्जाम में जब ये लिखा हो तो आपको ये समझ में आए कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा कम अप्रोप्रिएट होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये तो हम बात कर रहे हैं, अब तक जो हमने बात की है वो हमने सिर्फ एक्शन वर्ड्स की बात की है, एक्शन वर्ड्स। अब जो हम बात करने वाले हैं ऐसी वर्ब्स की बात करने वाले हैं जो नॉन एक्शन वर्ड्स हैं। नॉन एक्शन वर्ड जिनको वर्ब्स ऑफ बी कहा जाता है। अब वर्ब्स ऑफ बी क्या होती हैं? वर्ब्स ऑफ बी होती हैं इज, एम, आर, was, were, be, being and been। ये लास्ट वाला been है। अभी तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हाँ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं ऐसा नहीं है। ये जो वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। आपको सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। सिर्फ फिलहाल के लिए समझाना इतना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ब ऑफ बी होती हैं इनको वर्ब ऑफ बी कहा जाता है या फिर इनको एक और नाम भी दिया जाता है स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब, या फिर इन्हें एक नाम और दिया जाता है। कुछ लोग इन्हें स्टेट वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और ये वॉज, कुछ लोग इन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं और कुछ लोग इन्हें लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लिंक करती हैं सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड्स के साथ, जनरली कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो वर्ब्स ऑफ बी कहो, स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहो, या फिर लिंकिंग वर्ब कहो, तीनों इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक्शन में तो चलो हमने समझ लिया कि जो एक्शन होता है वो रेगुलर है, इररेगुलर है, उस एक्शन के हिसाब से हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आते हैं। लेकिन अगर एक्शन ही ना हो तो, अगर नॉन एक्शन वर्ब्स हो तो उनको कैसे यूज किया जाता है वो समझते हैं। रिमेंबर, जब भी ये स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ बी यूज की जाती हैं, ये किसी की स्टेट कंडीशन को डिफाइन करती हैं, किसी का होना या ना होना डिफाइन करती हैं। ये बताते हैं कि कोई है या नहीं है। कोई है तो वो कैसा है, वो क्या है, वो कैसा है, वो कैसा नहीं है, इनको स्टेटिव वर्ब ही डिफाइन करती हैं। एग्जाम्पल जैसे हम देखें, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज लिखा है, ये डेफिनेटली एक मेन वर्ब है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक अकेली वर्ब मेन वर्ब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाती है या फिर
पास्ट इंडेफिनिट बनाती है और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक फैक्ट मेंशन किया गया है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, फैक्ट जो होते हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर चाहे तो अपनी कैपिटल को चेंज कर सकती है, करे या ना करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इंडिया में भी पहले कैपिटल चेंज हुई हैं कोलकाता से दिल्ली। तो कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी स्टेट जिसको हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ ना कह के इसको एक फैक्ट मानोगे। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है लेकिन एक फैक्ट को मेंशन किया गया है, तो इसको हम फैक्ट्स में ही इंक्लूड करेंगे। ये फैक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। अब फैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें से ये एक है। अब फैक्ट्स जो होते हैं वो अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे, वो पास्ट में भी जा सकते हैं और वो दूसरा टेंस बना सकते हैं। सो फैक्ट्स कैन बी चेंज्ड इनटू डिफरेंट टेंसेस, अलग अलग टेंस में उनको चेंज किया जा सकता है। मान लो कि आज से 20 साल 50 साल 100 साल बाद दिल्ली कैपिटल ना रहे, हो गया कुछ ऐसा जिससे चेंज करना पड़ गया, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह पाओगे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको ये कहना पड़ेगा न्यू दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे हमने पहले चेंज किया है। क्लियर है? स्टेट्स के नाम चेंज हो जाते हैं, स्टेट अलग हो जाती हैं, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है ही इज़ एन MBA। या तो हमने एक फैक्ट मेंशन किया, यहाँ पे भी हम एक फैक्ट ही मेंशन कर रहे हैं। फैक्ट किसके बारे में मेंशन कर रहे हैं? ही के बारे में, कि ही जो है वो क्या है? ही एक MBA है। MBA है तो यहाँ पे MBA का मतलब उसकी क्वालिफिकेशन हमने लिखा है। जैसे कोई ग्रेजुएट होता है तो आप कहो, कोई अगर कोई ये कहे कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या कहेगा? आई एम अ ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन कर चुका है। ऐसे ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसे ही ये MBA है। तो ही इज़ एन MBA। ये भी क्या है? फैक्ट। किसके बारे में? ही के बारे में। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हम स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ बी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, दे आर वेरी एंग्री एट द डिसीजन। दे आर वेरी एंग्री एट द डिसीजन। आर अकेली वर्ब है और ये वर्ब क्या शो कर रही है? स्टेट शो कर रही है। स्टेट कैसी होती है? मेंटल स्टेट होती है या फिजिकल स्टेट होती है? स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे कंट्री और उनकी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है अवस्था। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र, पंजाब ये नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टेट का मतलब कह रहा हूँ कि अवस्था, उसकी अवस्था कैसी है। तो स्टेट अब मेंटल भी होती हैं, मानसिक अवस्था, या फिर जिसको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं दूसरा, तो ये वो स्टेट है। तो दे आर वेरी एंग्री एट द डिसीजन। जो ये दे हैं उनकी हमने स्टेट को डिफाइन किया है, उनकी अवस्था को डिफाइन किया है कि उनकी मानसिक अवस्था कैसी है। कैसी है? एंग्री। सो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है, स्टेटिव वर्ब यूज की गई है, कोई भी एक्शन वर्ड यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक फैक्ट मेंशन किया गया है। दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट किसके बारे में है? स्मोकिंग के बारे में, कि स्मोकिंग क्या है? इंजूरियस है। तो ऐसे वर्ड, ऐसी वर्ब्स जो एक्शन नहीं है, वो लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब या वर्ब ऑफ बी कहलाती हैं। उन्हें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। क्या शो करने के लिए? फैक्ट मेंशन करने के लिए किसी पर्सन के बारे में, फैक्ट मेंशन करने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, और फैक्ट मेंशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक्शन वगैरह के बारे में भी, कि स्मोकिंग इंजूरियस है। कोई कहे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, डेफिनेटली सही है। तो हमने स्विमिंग एक एक्शन उसके बारे में बताया कि स्विमिंग कैसी एक्सरसाइज है या फिर कैसी एक्सरसाइज नहीं है। आर वी क्लियर सो फार?
सो एक्शन वर्ड्स के अलावा स्टेटिव वर्ब को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जा सकता है और सेंटेंस बिल्कुल सही होने वाला है। रिमेंबर, इनको पास्ट में भी लेके जाया जा सकता है क्योंकि स्टेट प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है, स्टेट फ्यूचर में भी जा सकती है। जैसे ही इज प्रेजेंट टुडे, he is present today। he is present today, तो he आज present है, today लिखा है, present हो गया है। अब इसी state को कि वो present है, आप चाहो तो past में लिख सकते हो कि वो कल present था, तो इस की जगह लिख दोगे was, he was present, और यहाँ पे today की जगह लिख दोगे yesterday। He was present yesterday, last week, last month, last year, जो भी लिखना चाहो। तो ये जो स्टेट है प्रेजेंट होना, ये आज में भी है और कल में था, और ये फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। इसको आप ये भी कह सकते हो, I will be present tomorrow। I will be present tomorrow। तो I will be present tomorrow का मतलब ये होगा डेफिनेटली फ्यूचर है, और हमने यहाँ पे देखो ये रहा be जिसको यूज़ किया है फ्यूचर के लिए, और will shall हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो I will be present कहो या I shall be present कहो, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। तो स्टेट फ्यूचर में भी होती है, स्टेट प्रेजेंट में भी होती है, और स्टेट पास्ट में भी शो की जा सकती है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम ऐड करने वाले हैं। सो स्टे इन टच एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।